नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सभी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। और ये सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और इनसे संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों का विश्लेषण भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि ये स्टैटिक से लिया गया है। एक मिनट, हाँ स्टैटिक से लिया गया है। और क्या कह रहा है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है। क्या कहते हैं इसे कहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि विश्व की एक सबसे बड़ी संस्था है और इसके पहले महासचिव के बारे में पूछ रहा है। तो उनका नाम था ट्रिगवेली। अब ट्रिगवेली से बस इतना बात नहीं पूछा जाता है और इनसे ये पूछा जाता है ये किस देश के रहने वाले हैं। तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ये भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। अगर आप लोग से पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, यहाँ पे पहले ना पूछ के अगर आपसे पूछे कि वर्तमान महासचिव कौन है, वर्तमान समय में महासचिव कौन है, तो ये आप लोग बताएंगे कौन है, एंटोनी गुटारेस। कौन है, एंटोनी गुटारेस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ से सभी प्रश्नों का इसी तरह से हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो एंटोनी गुटारेस त्रिगवेली के बारे में जान चुके हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो इनका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं एंटोनी गुटारेस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल और यूरोप दोनों पुर्तगाल और नॉर्वे दोनों यूरोपीय कंट्री है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे रंगे हाथ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में क्या आपसे पूछेगा, सबसे पहले तो यही पूछेगा कि भैया बता दीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर को हुई थी। लेकिन अब कहेगा डेट भी बताइए, तो आप लोग कब बताएंगे, 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब कहेगा नहीं इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए कहाँ पे है। हेडक्वार्टर बताएंगे आप लोग कहाँ पे, न्यूयॉर्क में बताएंगे। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो आप लोग बता देंगे कि ये भी अमेरिका में है। अगर आपसे नहीं इससे रहा जाता एग्जामिनर से, ये पूछ रहा है कि इसमें सदस्य कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर बता दीजिए कि सदस्य कितने हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे कि 193 सदस्य हैं। कितने, अगर आपसे पूछे कि नहीं इसके नवीन सदस्य के बारे में बता दीजिए, कौन है इसका नवीनतम सदस्य, तो आप लोग क्या बताएंगे, दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम सदस्य है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, तो अंग इसके 6 हैं। टोटल 6 संस्था, मतलब 6 इसके अंग हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पे जाने से पहले इसका रिवीजन हम लोग करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है। जब पहले पूछे तो ट्रिगवेली इसके पहले महासचिव हैं जो कि नॉर्वे के निवासी हैं। वर्तमान में जो महासचिव हैं इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। कौन है, एंटोनी गुटारेस हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। उसके बाद इसमें सदस्य कितने हैं, टोटल पूछे तो 193 सदस्य हैं। लेकिन कहे कि नहीं सबसे नया नवेला सदस्य बता दीजिए कौन है इसका, तो आप लोग क्या बताएंगे, दक्षिणी सूडान सबसे नया नवेला यानी कि नवीनतम सदस्य है। स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर का मतलब उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अमेरिका का ये एक शहर है। ठीक, अंग कितने हैं, 6। अंग मतलब जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 नाक है, 4 आंख है, तो उसी तरह से इसके भी अंग है। कितने, 6। टोटल 6 संस्था इसमें, मतलब 6 अंग मिलकर इसके पूरी बॉडी बनाती है। ठीक, बॉडी का मतलब एक निकाय, ऐसा नहीं है कि हाँ सारा शरीर हो गया। वह भूमि जिसमें कृषि नहीं की जाती है, मत करो भाई। तो कृषि जिसमें ना की जाती है ये किससे है, ये इकोनॉमी से प्रश्न इस तरह के होते हैं, कृषि से संबंधित या फिर जियोग्राफी के भी हो सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, परती भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परती भूमि। अब हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे इस प्रश्न में, तो देखिए इसमें जब कृषि पूछ लिया है तो हम लोग क्यों दूसरे चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्यों ना हम लोग इस प्रश्न में किसी के बारे में पढ़े। तो देखिए कृषि के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर आपसे पूछे कि विस्तृत खेती किसे कहते हैं, विस्तृत खेती किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछ ले कि व्यापक कृषि किसे कहते हैं, व्यापक
कृषि, तो देखिए व्यापक कृषि उसे कहते हैं जो बहुत बड़े भूभाग में किया जाता है, बहुत बड़े भूभाग में, उस कृषि को क्या कहते हैं, व्यापक कृषि। और व्यापक कृषि किन देशों में होती है, जैसे कनाडा में, अफीराद वहाँ पे जमीन है, कनाडा में हो गया, रूस में हो गया, यहाँ पे कैसी कृषि की जाती है, व्यापक कृषि या विस्तृत कृषि की जाती है। अगर आपसे पूछे कि गहन कृषि का एग्जाम्पल क्या होता है, जब छोटे भूमि में अधिक उत्पादन करके खेती की जाए तो उसे गहन कृषि कहते हैं। तो ये गहन कृषि जो है जापान जैसे कंट्री में होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। मिश्रित कृषि आपसे पूछे किसे कहते हैं, जब कृषि के साथ साथ क्या, पशुपालन भी आप कर लें, क्या कर लें, पशुपालन, यानी कि गाय बछड़ा भी पाल लें, तो उस कृषि को क्या कहते हैं, उस कृषि को कहते हैं मिश्रित कृषि कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि फसल चक्र बता दीजिए भैया, किसे कहते हैं, फसल चक्र किसे कहते हैं। जब क्या हो, जब फसल को क्या किया जाए, बदल बदल की खेती की जाए, फसल को जब बदल कर, कभी गेहूं बो दें, कभी गन्ना बो दें, कभी क्या बो दें, कभी चावल बो दें, चावल नहीं धान बो दें, तो इस तरह से जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फसल चक्र कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए वह भूमि जिसमें कृषि नहीं की जा सकती है, वहाँ पे अम्लीयता लवणीयता का कोई मामला होता है, या फिर भूमि उपजाऊ नहीं होती है, या फिर ऐसे छोड़ दिया जाता है, या फिर छोड़ ही दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, परती भूमि कहते हैं। अब जब किसी खेती को विस्तृत खेती किसे कहते हैं, या फिर व्यापक खेती किसे कहते हैं, तो जो बड़े भूभाग में किया जाए, तो वो कनाडा, रूस जैसे देशों में। गहन कृषि जो छोटे भूभाग में अधिक उत्पादन की जाए, जैसे जापान जैसे कंट्री में होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मिश्रित कृषि जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो उसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। और फसल चक्र किसे कहते हैं, जब फसल को मतलब एक नियत समय के हिसाब से बदल बदल की खेती की जाती है, तो उसे कैसी खेती कहते हैं, उसे फसल चक्र कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न इंडियन जियोग्राफी से आ चुका है, और क्या कह रहा है कि कोरोमंडल तट किन दो राज्यों में स्थित है। देखिए ये जो कोरोमंडल तट है ना, अब इस प्रश्न में हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तटों के बारे में। जो भारत के जो तट हैं, महत्वपूर्ण तट हैं, जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कोरोमंडल तट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये तमिलनाडु में स्थित, कहाँ पे, तमिलनाडु, और फिर आपके आंध्र प्रदेश आप लोग ध्यान रखेंगे, इन दोनों जगह पे आंध्र प्रदेश ध्यान रखेंगे, इन दोनों पे स्थित है। ठीक, अब कुछ तटों के बारे में देख लेते हैं। जैसे भारत है इस तरह से, भारत का प्रायद्वीपीय पठार इस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे भी कौन सा बैंक का मतलब बे ऑफ बंगाल है, और इधर से क्या है, अरब सागर है, अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल है, और इसके तटवर्ती राज्य हैं दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग तटवर्ती राज्यों के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कच्छ से लेकर के जो आपका कच्छ से लेकर के जो आपके कच्छ से लेकर दमन तक के तट को क्या कहते हैं, कच्छ से लेकर के दमन तक के तट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं काठियावाड़। क्या कहते हैं, काठियावाड़। ये जो गुजरात साइड में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कच्छ से दमन तक के तट को क्या कहते हैं, काठियावाड़। अगर दमन से पूछ ले, दमन से लेकर के गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, दमन से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं इसे, कोंकण तट कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर गोवा से लेकर के मैंगलोर तक के तट को क्या कहते हैं, पूछ ले, गोवा से लेकर के मंगलोर, मंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में, तो मंगलोर तक के तट को क्या कहते हैं, तो इस तट को क्या कहते हैं हम लोग, गोवा से लेकर के मंगलोर तट के तट को क्या कहते हैं, इसे कन्नड़ तट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद फिर अब जाएंगे मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको भी पूछा जाता है मैंगलोर। अगर आपसे पूछे कि मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं, तब जाकर के इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग मालाबार तट। क्या कहते हैं इसे, मालाबार तट। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तटों के बारे में हमने बताया जो आपको ध्यान रखना है। देखिए तटों के बारे में क्या हमने बताया, प्रश्न आपका पूछा है कि कोरोमंडल तट
किसे कहते हैं? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो राज्यों में विस्तृत तट है उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर प्रश्न में आपको कुछ और पूछ लिया, जैसे कह दिया कि कच्छ से लेकर के दमन तक के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट, ये गुजरात साइड में है। उसके बाद दमन से लेकर के गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कन्नड़ तट कहते हैं। और मैंगलोर से लेकर के केरल के कन्याकुमारी तक जो तट है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। और अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है कि हाल ही में देना और विजया बैंक का किस बैंक में विलय किया गया? तो देखिए हमारे यहाँ कुछ बैंकों का विलय किया गया है और ये पूछ रहा है कि देना और विजया बैंक का किस बैंक में विलय किया गया। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इकोनॉमी से है। यहाँ पे इस क्लास की खास बात यह है कि यहाँ पे जीएस के आपकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, सभी का रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए देना बैंक और विजया बैंक को मिलाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें? इसको मिलाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया। अब कुछ बैंकों का विलय हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक को किस बैंक में मिलाया गया है, तो ये भी आप लोग साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आंध्रा बैंक के बारे में पूछे, आंध्रा एंड कॉर्पोरेशन बैंक को किस में मिलाया गया? आंध्रा और कॉर्पोरेशन, अगर आपसे पूछ ले कि आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक को किस बैंक में मिलाया गया, तो ये मिलाया गया है यूनियन बैंक में। किस बैंक में? यूनियन बैंक में मिलाया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यही आपसे पूछ ले कि ओरिएंटल बैंक को किस बैंक में मिलाया गया, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, सॉरी यहाँ पे क्रॉस नहीं रहेगा, और यूनाइटेड बैंक के बारे में पूछ ले ये किस बैंक में मिलाया गया, तो ये पंजाब नेशनल बैंक में मिलाया गया। किस बैंक में? पंजाब नेशनल बैंक में मिलाया गया। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बैंक इलाहाबाद और इंडियन बैंक का भी, इलाहाबाद बैंक और फिर इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का भी आपस में विलय किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सभी बैंकों के विलय के बारे में याद रखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के भी हमारे पास 12 बैंक हैं। तो देखिए हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक को किस बैंक में विलय किया गया, तो ये जो मिलाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाए गए हैं। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में मिला दिया गया। इन दोनों का क्या किया गया? शादी करा दिया गया। ओरिएंटल बैंक का शादी यूनाइटेड और पंजाब नेशनल बैंक के साथ करा दिया गया। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक दोनों का आपस में हो गया क्या? विलय। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? तो देखिए चंद्रयान जो 2 था हमारा, उसका जो प्रक्षेपण यान था उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग उसके प्रक्षेपण यान और उसका रोवर और उसका लैंडर सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो चंद्रयान 2 है, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा इसको छोड़ा कब गया था, तो 2019 में छोड़ा गया था। अगर प्रक्षेपण यान के बारे में पूछे तो इसका जो था GSLV MK3 M1 इसके रॉकेट का नाम था। क्या था? GSLV MK3 M1। अगर आपको यहाँ पे बताया जाने वाला सभी पॉइंट जो आपको याद नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप लगातार क्लास में बने रहेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें याद भी होती रहेंगी, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए लैंडर के बारे में पूछे, अगर आपसे पूछे कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था, अभी तो गड़बड़ हो जाता। अगर आपसे पूछे चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था, तो इसके लैंडर का नाम था विक्रम। क्या था? विक्रम इसके लैंडर का नाम था। अगर आपसे पूछे कि चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था, तो इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान इसके रोवर का नाम था। भेजा कब गया? 2019 में भेजा गया था। अभी हम लोग चंद्रयान 1 के बारे में भी देखेंगे और चंद्रयान 3 के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चंद्रयान 1 के बारे में देखेंगे। इसके रॉकेट का नाम पूछे क्या था, तो इसके रॉकेट का नाम PSLV C11 इसके रॉकेट का नाम था। और जहां पे ये लैंड हुआ उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को जवाहर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जवाहर
पॉइंट पे ये लैंड हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद चंद्रयान-1 के बारे में, चंद्रयान-3 के बारे में आपसे पूछे, चंद्रयान-3 ये कब गया था, तो ये 2023 में गया था। और इसके रॉकेट का नाम पूछ ले तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, LVM-3 M4 इसके रॉकेट का नाम था। रॉकेट क्या था? LVM-3 M4 इसके रॉकेट का नाम था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि चंद्रयान-2 ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? तो GSLV Mk3 M1 इसके रॉकेट का नाम था और 2019 में इसको भेजा गया था। और बात करें लैंडर का नाम इसके विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रयान-1 के जो आप चंद्रयान-1 के बारे में पूछे कि इसके रॉकेट का नाम क्या था? PSLV C11। अगर चंद्रयान-3 के रॉकेट का नाम क्या था? LVM-3 M4 रॉकेट का नाम था। चंद्रयान-1 को 2008 में छोड़ा गया, ये नहीं लिखे क्या हम, तो ये भी यहाँ पे नोट करेंगे, ये 2008 में छोड़ा गया था। चंद्रयान-3 को 2023 में छोड़ा गया। चंद्रयान-1 को जहाँ लैंड किया गया उसे जवाहर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट, जवाहर पॉइंट कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर आ चुका है साइंस से। क्या कह रहा है कि पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पौधों में जल का संवहन कौन करता है और पौधों में खनिज का संवहन कौन करता है, ये भी बातें पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो जाइलम नामक एक ऊतक होता है पौधों में। ये क्या काम करता है? पौधों की पत्तियों से, जड़ों से लेकर पत्तियों तक पूछे या फिर पूरे पौधों में क्या काम करता है? जल का संवहन करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन कौन करता है या फिर खनिज पदार्थों का संवहन कौन करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पौधों में खनिज का संवहन कौन करता है? संवहन का मतलब क्या हो गया? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ये क्या काम करता है? तो ये इसमें एक ऊतक होता है जिसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। ये पौधों में क्या काम करता है? खनिजों का संवहन करता है। पौधों में क्या करता है? खनिजों का संवहन करता है। अभी यहाँ पे इस प्रश्न में हम लोग पत्तियों के बारे में विशेष तौर पर पढ़ेंगे, क्योंकि पत्तियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि देखिए पत्तियां जो होती हैं पौधे का, ये क्या काम करती हैं? तो ये क्या काम करती है? उत्सर्जन भी करती हैं, वाष्प उत्सर्जन। पत्तियां जो होती है पौधों में उत्सर्जन करती हैं, उत्सर्जन की क्रिया, श्वसन की क्रिया करती हैं और प्रकाश संश्लेषण में क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण में अगर आपसे पूछे कि भोजन बनाने का काम कौन करती हैं, तो पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाने का भी काम करती हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जो आपके पेड़ पौधे का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पेड़ पौधे का अध्ययन जो है, पेड़ पौधे का अध्ययन हम लोग विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बॉटनी में करते हैं। किसमें? बॉटनी में करते हैं। और बॉटनी के अगर आप लोग जनक का नाम हमें बता देंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। बॉटनी के जनक का नाम बताइए। चलिए बताइए। देखिए पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल को कौन पहुंचाता है? तो इसमें जल को पहुंचाने का काम जाइलम करता है। खनिज को पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। पत्तियों द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के द्वारा। पौधे श्वसन क्रिया करते हैं पत्तियों के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन भी बनाते हैं पौधे पत्तियों के द्वारा। पेड़ पौधे का अध्ययन जो है बॉटनी में किया जाता है। ये भी आप लोग रंगे हाथ याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? देखिए ये प्राचीन इतिहास का प्रश्न है और प्राचीन इतिहास का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सभी धर्मों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अभी पूछा गया है बौद्ध धर्म के बारे में, तो यहाँ पे और संगीति के बारे में पूछा गया। तो बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियाँ होती हैं, जिसमें से चौथे वाले का, सबसे आखिरी वाले का पूछे अगर किसके शासनकाल में, राजा के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था और ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ये हुआ था। ठीक, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में भी ये हुआ था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डेट भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे नोट करेंगे ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में हुआ था। ठीक, ये बातें आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, यहाँ पे पहली, दूसरी
और तीसरी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि चौथी के बारे में आप लोग को बता दिया गया कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और किसके समय में हुआ था। कनिष्क के समय में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और पहली शताब्दी ईस्वी के हुआ था। ठीक, तो पहली बौद्ध संघ जो आपकी पहली बौद्ध संगीति है ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी वाली बौद्ध संगीति जो है आपको 250 बीसी या फिर इसके डेट में थोड़ा हेरी फेरी कहीं पे 255 भी मिलता है इस तरह से। और पहली बौद्ध संगीति ये कहाँ पे हुई थी? तो पहली वाली आप लोग ध्यान रखेंगे ये वैशाली में हुई थी। अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुई थी पहली वाली बौद्ध संगीति, तो ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में। दूसरी वाली होती है वैशाली में, दूसरी वाली जो बौद्ध संगीति है वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पूछे कहाँ पे हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि आपके अशोक की राजधानी थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि पहली बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो ये अजातशत्रु के समय में हुई थी। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, तो ये कालाशोक के समय में हुई थी। किसके समय में? कालाशोक के समय में। तीसरी बौद्ध संगीति पूछे किसके समय में हुई थी, तो ये अशोक के समय में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति पूछे किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया था। उसके बाद ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ये आयोजन हुआ था। और इसी तरह से हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी के बारे में पढ़ेंगे। पहली बौद्ध संगीति पूछे 383 बीसी। दूसरी बौद्ध संगीति कब? पहली बौद्ध संगीति पूछे 483 बीसी। दूसरी बौद्ध संगीति पूछे 383 बीसी। चौथी और तीसरी वाली बौद्ध संगीति पूछे 250 बीसी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी वाली कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। तीसरी वाली कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। दूसरी वाली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कालाशोक के। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अशोक के। चौथी बौद्ध संगीति पूछे तो यहाँ पे कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न आ चुका है मॉडर्न हिस्ट्री से, और क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम, जो कि हमारे संविधान का बहुत बड़ा पार्ट भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो आप लोग जान चुके होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का यहाँ पे ठप्पा लगा लीजिए, महत्वपूर्ण का। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या की गई? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। इसके कुछ कार्य आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रांतीय, इसमें क्या किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। और इसमें क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। क्या किया गया? केंद्र में क्या किया गया? द्वैध शासन के मतलब दो शासन, मतलब द्वैध शासन का मतलब क्या हो गया? दो शासन। द्वैध शासन या फिर दो लोगों का शासन। इसके तहत ही क्या किया गया? म्यांमार को या फिर आप लोग वर्मा, उस समय म्यांमार का नाम था, तो वर्मा को क्या किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया। कब अलग किया गया? 1935 में ही। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था ना, इसको जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछे क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था, तो इसे कहा था गुलामी का अधिकार पत्र। क्या कहा था इन्होंने? गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। क्या कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र इसे कहा था। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मुंह से बोली हुई बात को यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में, सिंगल इन्वर्टेड कामा या फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। तो पंडित नेहरू ने इसे क्या कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि हमारे संविधान का बहुत ही मेजर पार्ट है, कह रहा है कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो पहला चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी केंद्र में। ठीक, और उसके बाद वर्मा को भारत से क्या किया गया? अलग किया गया। तो वर्मा को
भारत से अलग किया गया, तो ये भी आप लोग नोट लग करेंगे कब किया गया, 1935 में। तो यहाँ पे 3 बातें इसके तहत नोट करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये साइंस का प्रश्न है। कहाँ किसका प्रश्न है, साइंस का। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को हम लोग यहाँ पे मात दे रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि भोजन के पाचन में मदद क्या करता है। वैसे तो भोजन के पाचन में बहुत सारे एंजाइम हैं, बहुत सारे कुछ लार ग्रंथियां भी होती हैं और बहुत सारे अम्ल लवण क्षार बेस इस तरह के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये जहाँ से प्रश्न लिया गया वहाँ पे ऑप्शन में क्या सही किया था, भोजन के पाचन में लार भी तो मदद करती है। लार भी तो भोजन के पाचन में मदद करती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर लार में पूछ ले कि कौन सी एंजाइम पाई जाती है, लार में एंजाइम कौन सी पाई जाती है, तो टायलिन नामक एंजाइम इसमें पाई जाती है। कौन सी एंजाइम, टायलिन नामक एंजाइम इसमें पाई जाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे मुख में जो है लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं, हमारे मुख में लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं, तो 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पे मुख गुहा में पूरा होता है लार ग्रंथियां। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भोजन के पाचन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे भोजन के पाचन के कुछ चरण, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि भोजन का पाचन कितने चरण में होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 5 चरण में भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले होता है क्या, अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण। सॉरी सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, मतलब भोजन को अंदर लेना। फिर क्या होता है, भोजन को अंदर लेने के बाद इसमें क्या होता है, पाचन होता है। फिर क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। क्रम से लिखते हैं, अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब जो भी खनिज पदार्थ है उनका शरीर के द्वारा अवशोषण किया जाता है। फिर क्या होता है, उसका स्वांगीकरण होता है। क्या होता है, स्वांगीकरण का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जो पचा हुआ जो पोषक तत्व है, जो अवशोषित पोषक तत्व है या फिर पचा हुआ भोजन है, उसको उपयोग में लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मल परित्याग होता है। मल परित्याग क्या होता है आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं इस प्रश्न का। देखिए क्या इस प्रश्न कह रहा था कि भोजन के पाचन में क्या मदद करता है, तो लार इसमें भोजन के पाचन में मदद करता है और कई तरह के एंजाइम भी करते हैं, क्षार भी करता है, बेस भी करता है, ठीक, और अम्ल वगैरह भी करते हैं। तो देखिए भोजन में अगर आपसे पूछे कि जो एंजाइम क्या होते हैं लार में, तो टायलिन नामक एंजाइम होते हैं। अगर लार ग्रंथियां हमारे शरीर में कितनी होती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पाचन के कुछ चरण दिए गए होते हैं, जैसे अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, फिर उसके बाद अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण पचे हुए भोजन को उपयोग में लेना, फिर मल परित्याग अवशिष्ट पदार्थों को क्या करना, बाहर निकालना, मल परित्याग होता है, ठीक। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस पहाड़ी की पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। तो देखिए हमारे पूछ रहा है ऐसा कौन सा पहाड़ी है जिसके पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। तो देखिए भारतीय रेगिस्तान क्या है, हमारा थार। भारतीय रेगिस्तान के बारे में हमारा पूछे कौन सा रेगिस्तान है भारत में, थार मरुस्थल है भारत में। और ये कहाँ पे है, जैसलमेर में। जैसलमेर में है। और जैसलमेर कहाँ पे है, तो ये राजस्थान राज्य में है। तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो हमारे बारे में तो यहाँ पे अरावली पर्वत के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। कौन सी पर्वत, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कैसी पर्वत है, जो ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। कैसी पर्वत है अरावली, तो ये कैसी पर्वत है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक। अगली बात, ये कैसी पर्वत है, अब वर्तमान समय में ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो चुका है। कैसे पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो चुका है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब कि पहले ये बहुत विशाल था, अब कट छट के टूट फूट के बहुत ही छोटा भाग बचा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये पूछी जाती है एग्जाम में। तो अरावली पर्वत की जो ऊंची चोटी है महत्वपूर्ण है, गुरु शिखर उसका नाम है। क्या है नाम है, गुरु शिखर नाम है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहीं पे माउंट आबू भी स्थित है, जिसपे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बना हुआ है।
तो अगर आपसे पूछे कि माउंट आबू कहाँ पे है तो ये अरावली में है। माउंट आबू पूछे कहाँ पे है तो ये अरावली पे है। इसमें एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, ये भी आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद आप लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें एक दर्रा पाया जाता है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि पिपली घाट दर्रा कहाँ पे है, तो वो भी अरावली में स्थित है। कहाँ पे? पिपली घाट दर्रा अरावली में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए किस पहाड़ी की पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है, तो भारतीय रेगिस्तान जो थार है, थार मरुस्थल जैसलमेर के राजस्थान में स्थित है, वो अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। किसके? अरावली पर्वत के। ठीक, और अरावली पर्वत के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी है और ये अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। और ऊंची चोटी इसकी क्या होती है, तो गुरु शिखर इसकी ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट आबू जो जैन मंदिर है दिलवाड़ा का, ये यहीं पे स्थित है, माउंट आबू अरावली पे ही। और एक यहाँ पे दर्रा पाई जाती है जिसका नाम क्या है, पिपली घाट दर्रा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अरावली से संबंधित पूछे जाते हैं, वो हमने बता दिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट, कि 21 जून को किस रूप में मनाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण दिवस है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लगभग हजारों बार पूछा गया है। 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, बहुत ही फेमस है, योग दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? योग दिवस में। अब यहाँ पे दिवस से प्रश्न आ चुका है, तो इस प्रश्न में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दिवस के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी किस माह का, 21 जून, मतलब जून माह के दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं, पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून के दिन। अगर आपसे पूछे कि हम लोग रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं 14 जून के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 जून के दिन। अगर आपसे पूछे कि नाविक दिवस कब मनाते हैं, नाविक दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं कब, 25 जून के दिन। नाविक दिवस कब मनाते हैं? 25 जून के दिन। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है ना, वो हम लोग 29 जून के दिन मनाते हैं। तो ये जून माह का कुछ महत्वपूर्ण दिवस था जिसे हमने आपको बताया। 21 जून को क्या मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होती है, सूर्य उत्तरायण रहता है 21 जून के दिन। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के दिन सबसे छोटा दिन होता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद रक्तदान दिवस 14 जून के दिन मनाते हैं। नाविक दिवस 25 जून के दिन मनाते हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछ ले तो हम लोग कब मनाते हैं, 29 जून के दिन मनाते हैं। ये सारी बातें आप लोग कंठस्थ रखें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आ चुका है मॉडर्न हिस्ट्री से, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्न का बिल्ला लगा करके यहाँ पे नोट करिए। देखिए क्या कह रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत में सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ हमारे देश के महापुरुष हैं और उनके नाम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे पूछ ले आपसे, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है, भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि देश रत्न किसे कहा जाता है, देश रत्न या फिर भारत का अजात शत्रु किसे कहा जाता है, अजात शत्रु किसे कहा जाता है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर आपसे पूछे कि विश्व कवि किसे कहा जाता है, विश्व कवि किसे कहा जाता है, या से कवि गुरु पूछ ले किसे कहा जाता है, कवि गुरु किसे कहा जाता है, या फिर आपसे पूछ ले कि गुरुदेव किसे कहा जाता है, गुरुदेव किसे कहा जाता है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो ये भी बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कायदे आजम किसे कहा जाता है, कायदे आजम किसे कहा जाता है,
तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। देश रत्न किसे कहा जाता है या फिर अजात शत्रु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, इन्हें कहा जाता है। ठीक, उसके बाद विश्व कवि या फिर कवि गुरु गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, इनके ने बंकिम चंद्र रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि गरीबी हटाओ किस राजनीतिक का नारा था? राजनीतिक लिख दिया होता तो भी सही होता। तो देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये कहाँ का प्रश्न है? मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न क्या कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीति का नारा था? तो ये इंदिरा गांधी का नाम आप लोग सुने होंगे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, सबसे पहले भारत रत्न इन्हें दिया गया। इंदिरा गांधी ने इस नारा को दिया। लेकिन इस नारा में लोचा होता है। इस नारा में लोचा क्या होता है? कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा अगर आपसे पूछे किसने दिया था? इंदिरा गांधी। सही बात है, दिया था। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा कब दिया गया? गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये नारा पूछा जाता है कि कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1971 में। डेट पूछी जाती है। ठीक, किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी जो हटाओ का नारा था, ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 5th 5 ईयर प्लान में। कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब इसमें क्या हो जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय जो योजना चली थी ना, ये चली थी 1974 से लेकर के 4 वर्ष तक चली थी। 1974 से लेकर चली थी 1978 तक चली थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर पूछे कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा कब दिया गया था, तो आप लोग डेट बताएंगे 1971 में। अब यही नारा जो है, गरीबी हटाओ का नारा, ये नारा कब दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। जब वो कब से चली थी? 1974 से। 71 के बाद 74 से ये चलती है 78 तक। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछता है कि कब दिया गया था नारा, तो अभी इसके नियर अबाउट कोई डेट होता ऑप्शन में तो लगा देते, लेकिन जब 1971 डेट पूछे तो 1971 में बताना है। लेकिन पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था नारा, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में बताना है। जब डेट पूछे नारा कि कब दिया गया था डेट में, तो 1971 बताना है। किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का डेट 1974 से लेकर के 78 है। इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये भी आप लोग रंगे हाथ याद रखना है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन हो ही गया। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी कब लागू किया गया था, तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीएसटी जो है हर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं जीएसटी के बारे में, और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बताया जाएगा। अगर सबसे पहले पूछे कब लागू किया गया जीएसटी के बारे में, यहाँ पे पूरी बातें जो आज तक एग्जामों में पूछी गई है सभी बताया जाएगा। तो देखिए 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे लागू हुआ, सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे कि जीएसटी को लागू कहाँ पे किया गया, तो ये असम में सबसे पहले लागू किया गया। कहाँ पे? असम में। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो इसके लिए 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। विधेयक पूछे, जीएसटी का विधेयक भी पूछता है कि कब आया था, तो विधेयक इसका आया था 2015 में। कब आया था विधेयक? 2015 में। अगर आपसे पूछे कि इस संशोधन के तहत संविधान में कौन सा अनुच्छेद जुड़ा, तो 279A इसके तहत अनुच्छेद जुड़ा। कौन सा जुड़ा? 279 इसके तहत संविधान में अनुच्छेद को जोड़ा गया। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब होते हैं, टैक्स स्लैब कितने होते हैं जीएसटी में, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी के 5 टैक्स स्लैब होते हैं। 0% जीएसटी होता है, फिर 5% होता है,
फिर उसके बाद आपका 12% हो जाता है, 12% के बाद फिर आपका हो जाता है जीएसटी 12%, 18% और 28%। ये इसके 5 स्लैब होते हैं जीएसटी के। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी के प्रकार के बारे में आपसे पूछे तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा जीएसटी होता है? एक तो सीजीएसटी होता है। कौन सा सीजीएसटी होता है? एक एसजीएसटी होता है। कौन सा एसजीएसटी होता है? एक आईजीएसटी होता है। कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी होता है। 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। तो ये जीएसटी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताया गया, और ये जितने भी चीज़ें बताई गई सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि केवल पूछा गया, ये पूछे भी जाएंगे क्योंकि जीएसटी अभी हर एग्जाम में प्रश्न आता है। तो देखिए जीएसटी लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। सबसे पहले पूछे किस राज्य में लागू किया गया? असम बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि नहीं बताइए किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इस जीएसटी को लागू किया गया। जब भी संविधान में संशोधन होता है तो क्यों होता है? किसी अनुच्छेद को संविधान में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसके तहत संविधान को 279 का ए जोड़ा गया। टैक्स स्लैब पूछ ले तो इसमें 5 टैक्स स्लैब होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो देखिए कंप्यूटर के लिए वायरस क्या होते हैं? जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाए, प्रोग्राम को क्षतिग्रस्त कर दे, नष्ट कर दे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वायरस। अब जो कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करे, कंप्यूटर को वायरस से बचाए, खराब होने से बचाए, उसको क्या कहते हैं? एंटीवायरस कहते हैं। ये कंप्यूटर का प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये कंप्यूटर का एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत से होते हैं, और जो यहाँ पे ऑप्शन में था नॉर्टन, अब कुछ नॉर्टन यहाँ पे ऑप्शन में सही था। अब कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में हम बताते हैं। जैसे बिट डिफेंडर, अगर आपसे पूछे कि बिट डिफेंडर क्या है, तो ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मैकफी क्या है, मैकफी, तो ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसके बारे में अवास्ट के बारे में भी आप लोग देखे होंगे, अगर लैपटॉप कंप्यूटर चलाते होंगे तो अवास्ट भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये पैसे वाला भी होता है, फ्री में भी काम करता है, बढ़िया, आप लोग को ट्राई करना चाहिए। एवीजे, अगर आपसे पूछे एवीजी क्या है, तो ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे हम लोग से जो कंप्यूटर या फिर डिजिटल इंडिया से मतलब डिजिटल जमाना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में तो 4-5 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे नॉर्टन ध्यान रखना, बिट डिफेंडर ध्यान रखना, मैकफी ध्यान रखना, अवास्ट भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एवीजी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जिसे आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद सर्च इंजन के बारे में अगर आपसे पूछे, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि कौन से सर्च इंजन होते हैं। देखिए जैसे गूगल जो होता है ना, गूगल, ये सर्च इंजन होते हैं। याहू क्या होता है? याहू, ये भी सर्च इंजन होता है। गूगल, याहू, उसके बाद बिंग, बिंग भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बिंग ये भी सर्च इंजन है। क्या है? बिंग सर्च इंजन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, तो वेब ब्राउजर के बारे में जैसे वेब ब्राउजर अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो जैसे गूगल क्रोम हो गया, ये क्या होते हैं? वेब ब्राउजर जो आपके वेब पेज तक पहुंचाते हैं। जैसे गूगल क्रोम हो गया, ये वेब ब्राउजर हो गया। ओपेरा क्या है? ओपेरा, ये क्या है? वेब ब्राउजर हो गया। फिर मोजिला भी आप लोग नाम सुने होंगे। मोजिला पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, उसके जगह पे आप अब माइक्रोसॉफ्ट एड्ज आ गया। उसके बाद फायरफॉक्स भी क्या है? फायरफॉक्स, ये भी क्या है? वेब ब्राउजर है। ये सभी कंप्यूटर में यूज होते हैं, तो ये सभी वेब ब्राउजर हैं। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। गूगल, याहू, विंग, डक गो, ये भी क्या है? सर्च इंजन है, डक गो। तो ये सभी सर्च इंजन होते हैं। जबकि वेब ब्राउजर क्या होते हैं? गूगल क्रोम होता है, ओपेरा होता है, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स
और फिर माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं। तो ये वेब ब्राउज़रों के बारे में भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या आपको रिवीजन करना है। अगर एंटीवायरस के बारे में पूछे तो नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकफी, अवास्ट, एवीजे, ये सभी कंप्यूटर के या फिर डिवाइसों के एंटीवायरस हैं। अगर सर्च इंजन पूछे तो गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, डकडकगो, ये केवल 4 ही सर्च इंजन के बारे में पूछा जाता है। वेब ब्राउज़र ये फेमस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सभी क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। ठीक, बढ़ते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप हमको बताएंगे ये आपको क्लास कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। एक बढ़िया मुस्कुराहट के साथ अगला प्रश्न अटेंड करते हैं। क्या है कि इंटरनेट पर पहुँचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट पे पहुँचने के लिए डाटा की आवश्यकता होती है, यही है ना। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इंटरनेट को किसी डिवाइस से जोड़ने के लिए सबसे पहले उसमें आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आईपी एड्रेस। अब आप लोग कहेंगे ये आईपी एड्रेस किस चिड़िया का नाम है? तो देखिए आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी यहाँ पे है ना। आईपी का मतलब अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस किसी डिवाइस में होगा तभी वो इंटरनेट से जुड़ पाएगी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। टीसीपी का मतलब, अगर आप कुछ फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं, कहाँ गया टीसीपी के बारे में आपसे पूछे तो ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सही तो है, ट्रांसमिशन, सी फॉर हो गया कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये टीसीपी का मतलब भी याद रखेंगे, ये भी उसी चीज़, ये मिलता जुलता है आईपी एड्रेस से ही। ठीक, एचटीटीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। एचटीटीपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न भी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंटरनेट पे पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आईपी एड्रेस का आवश्यकता होती है। ये प्रश्न का जवाब हो गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कुछ हमारे धरोहर से प्रश्न पूछे गए हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं। तो देखिए एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ना, यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, आइए हम बताते हैं किस तरह से पूछा जाता है। देखिए एलिफेंटा की गुफाएं बच्चों को पता है मुंबई में स्थित है। और प्रश्न इजी किया तो पूछ लेगा कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बता देंगे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में है। लेकिन यहाँ पे खेल जो है खेलने वाला है, तो खेल खेलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर पूछे एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, और ऑप्शन में आप लोग को क्या दिया गया था? ऑप्शन में दिया गया था धारापुरी द्वीप। क्या दिया गया था? धारापुरी द्वीप। तो मुंबई में धारापुरी द्वीप है, वहीं पे स्थित है क्या? एलिफेंटा की गुफाएं। तो इसका जवाब ये सही था, धारापुरी द्वीप। अगर धारापुरी द्वीप ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप लोग एलिफेंटा द्वीप भी लगा देते। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। तो ये भी सही होता। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, अगर ऑप्शन में धारापुरी द्वीप है तो वो भी सही होगा। अगर ऑप्शन में एलिफेंटा द्वीप है तो वो भी आप लोग सही कर सकते हैं। अगर मुंबई है, ऑप्शन में मुंबई सही करने के लिए कह रहा है तो यही सही हो जाएगा। महाराष्ट्र भी कभी कभी ऑप्शन में मिलता है तो आप लोग ये लगाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। जैसे अगर आपसे पूछे कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, और अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है। तो एलोरा और अजंता दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे?
औरंगाबाद में स्थित गुफा है। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे कि कौन सा गुफा, एक कान्हेरी की गुफा, हाँ कान्हेरी की गुफा अगर आपसे पूछ ले, कान्हेरी की गुफा कहाँ पे स्थित है, या फिर आप लोग से पूछ ले इंडिया गेट नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों कहाँ पे स्थित है? तो ये दोनों जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो ये प्रश्न था, यहाँ पे आप लोग ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे तो आप लोग बताएंगे। जैसे एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, तो हमने बताया महाराष्ट्र पूछ ले ऑप्शन में, या फिर मुंबई दे दे, या फिर धारापुरी दे दे, एलिफेंटा द्वीप दे दे, कुछ भी दे दे, आपको छोड़ना नहीं है, करके आना है। एलोरा और अजंता की गुफा देख ले कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में है। और कान्हेरी की गुफा पूछे तो ये मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो भी कहाँ पे है? मुंबई में है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए ये ओजोन के एक अणु में, ये साइंस का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओजोन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ओजोन है। ओजोन के बारे में सभी चीज़ें, इसका माता पिता सभी चीज़ें, जो कुल खानदान सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ओजोन के बारे में एक अणु में जो है कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, यही पूछ रहा है ना। तो ये O3, इसका जो सूत्र होता है O3, यानी कि इसमें 3 ऑक्सीजन के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए ओजोन के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ओजोन के बारे में, ओजोन किस चिड़िया का नाम है? अगर आपसे पूछे कि ओजोन स्थित कहाँ पे है, बता दीजिए ओजोन स्थित कहाँ पे है, तो हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। कहाँ पे? समताप मंडल में स्थित है। बात हो गई। अगर आपसे पूछे कि ओजोन के बारे में, तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएगी? समताप मंडल में स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारी रक्षा किससे करती है? ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरण से। कैसी किरण? पराबैंगनी किरण, जो कि ये इंफ्रारेड किरण होती है। ठीक, इससे रक्षा करती है। अगर आपसे पूछे कि ये ओजोन परत में वर्तमान समय में ये क्षीण होते जा रहा है, यानी कि इसमें छेद होते जा रहा है, और छेद के लिए ओजोन परत की क्षरण का कौन सा गैस काम करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का क्या करती है? क्षरण करती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ओजोन दिवस, तो ये 16 सितंबर के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। क्योंकि 16 सितंबर के दिन 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कनाडा में स्थित है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि ओजोन की माप किस में करते हैं, ओजोन की माप किस में करते हैं, तो ओजोन की माप डॉप्सन में करते हैं। किस में करते हैं? डॉप्सन में करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये ओजोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसे हमने आपको बताया कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं। ओजोन की माप किससे करते हैं? डॉप्सन में, इसकी इकाई है मापने की। ओजोन रक्षा किससे करते हैं? समताप मंडल में स्थित है। ये हमारी पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। और इसको क्षरण करने का काम कौन, या क्षति कौन पहुंचा रहा है ओजोन परत को? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग 16 सितंबर के दिन मनाते हैं। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था और इसमें ओजोन परत को बचाने की बात कही गई थी। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए नाबार्ड जो एक संस्था है जो कि लोन देती है, किसको? कृषि क्षेत्र में लोन देती है, ग्रामीण इलाकों में। तो देखिए यहाँ पे नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं केवी शाह जी हैं। कौन है? केवी शाह जी इसके अध्यक्ष हैं। नाबार्ड के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे, क्योंकि नाबार्ड भारत की एक संस्था है जो कि यहाँ पे लोन देती है। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। कब? 22 जुलाई 1982 में। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? मुंबई में मुख्यालय। अगर आपसे पूछे कि ये कार्य क्या करती है नाबार्ड, अगर हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस 5 ईयर प्लान में, तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे नाबार्ड के बारे में। अगर आपसे पूछे नाबार्ड किसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी, कार्य क्या करती है? ग्रामीण क्षेत्र में क्या करती है? ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के लिए क्या देती है? ये कृषि में क्या करती है? कृषि क्षेत्र के लिए लोन देने का काम करती है नाबार्ड। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए लोन देती है। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुई थी, तो
ये हुई थी शिवरमन समिति के सिफारिश पे। किस समिति के? शिवरमन समिति की सिफारिश पे भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये थी नाबार्ड बैंक के बारे में कहानी। आप लोग ध्यान रखेंगे, जितना भी प्रश्न दिया गया सभी यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केवी शाह जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 1982 को। तो इसके छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई थी। सिफारिश कौन सी समिति की थी? तो सिफारिश की थी शिवरमन समिति की सिफारिश पे। और बात करते हैं कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देना, ग्रामीण और किसी क्षेत्र में लोन देना, और मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है क्या? इंपॉर्टेंट है ये भी, और नाबार्ड वाला भी महत्वपूर्ण था। क्या करा है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? चेरी एक फल होता है, चेरी लीची के जैसे एक फल होता है, और वो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि ये चेरी फल है, एक दिन मेरे ही मुंह में गिरेगा, ऐसे कुछ बोला था लॉर्ड डलहौजी ने। और ये एग्जाम को क्या चाहिए, अगर कहीं पे भी कहीं फंसा के मतलब बच्चे को फंसा सकते हैं, तो वही सोचता है कि किस तरह से बच्चे को फंसाएं। तो किस साम्राज्य को कहा था? तो अवध को कहा था। किस साम्राज्य को? अवध को कहा था। डलहौजी ना ये बहुत ही दुष्ट था। डलहौजी के बारे में देखते हैं। डलहौजी क्या काम किया था? इसने हड़प नीति लाई थी। क्या लाई थी? हड़प नीति। इसके तहत क्या किया जाता था? जो भारत में ऐसे राज्य हैं जिनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है शासन चलाने के लिए, उसको क्या कर ले रहा था? ये ब्रिटिश राज्य में मिला लेता था। जैसे लग रहा था कि जो है भारत पूरा इसके बाप का ही है। उसके बाद डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो अवध को चेरी कहा था। अवध को ये विलय कब किया था? भारत में इसको भी भारत में विलय कर लिया था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। तो कब किया था? तो ये पूछा जाता है 1856 में किया था। कौन सा आरोप लगाकर किया था? तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कुशासन का आरोप लगाया था। तो एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अवध के बारे में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह यहाँ के अंतिम नवाब थे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हीं की एक पत्नी थी बेगम हजरत महल का आप लोग नाम सुने होंगे। बेगम हजरत महल, इनकी कई पत्नियां थीं। वाजिद अली शाह की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक बेगम हजरत महल की भी थी। और ये क्या की थी? 1857 की जो क्रांति था उसका नेतृत्व करी थी। कहाँ से नेतृत्व की थी? तो लखनऊ से नेतृत्व की थी। पत्नियां कई थी, लेकिन केवल फेमस कौन हुई? बेगम हजरत महल। क्यों फेमस हुई बेगम हजरत महल? क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लखनऊ से। बाकी पत्नियां जो थी, यहाँ पे वही कहा जाता है कि जो कुछ करता है उसी का नाम होता है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और कुछ करने के लिए हमेशा मेहनत करना चाहिए। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन शीत मरुस्थल है? तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या सही किया था? पेटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पेटागोनिया का जो मरुस्थल है ये कहाँ पे है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और ये कैसा महाद्वीप? एक मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ मरुस्थलों के बारे में इस प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि मरुस्थल आया है तो मरुस्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछ ले कहाँ पे है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछ ले तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। अगर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में, अगर विक्टोरिया झील पूछे तो अफ्रीका में। अगर आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका में है। अगर आपसे पूछे कालाहारी हो गया, अगर आपसे तकला मकान पूछ ले, तकला मकान पूछ ले कहाँ पे है? तकला मकान ये भी मरुस्थल है। ये पूछ ले कहाँ पे है? तो ये चीन में है। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे पूछे कौन सा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
देखिए कौन शीत मरुस्थल है, तो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये शीत मरुस्थल है। भारत में जो विश्व में शीत मरुस्थल है बहुत सारे हैं, ठीक। और विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी मरुस्थल पूछ ले अफ्रीका में है। तकला मकान मरुस्थल पूछ ले कहाँ पे है, चीन में है। उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि ये जैकलिन फर्नांडिस के भाई थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस क्या किए थे, 1974 में रेलवे हड़ताल हुई थी। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे अरेंजिंग में दिक्कत हो गया, गड़बड़ी हो गया है। यहाँ पे स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक। तो कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 1925 में भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब हमारे पास बहुत सारी क्या है, रेलवे का मुख्यालय है और उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा मुख्य रेलवे का जो कौन सी किस साइड के रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। जैसे ये आपका उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण पूर्व हो गया, ये पूर्व हो गया आपका, ये उत्तर हो गया। अगर आपसे पूछे कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो क्या बताएंगे आप लोग, दिल्ली बताएंगे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। अगर आपसे पूछे पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कोलकाता बताएंगे। कहाँ पे, कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, कोलकाता। अगर आपसे पूछे कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे गोरखपुर में। कहाँ पे, गोरखपुर में है। जीकेपी यानी कि गोरखपुर में है, यहाँ पे नोट कर लेंगे, गोरखपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, तो इसका जो मुख्यालय है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय, तो ये आपके असम में है। कहाँ पे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय पूछे तो असम में है। असम में कहाँ पे, मालीगांव असम के कहाँ पे, गुवाहाटी में है। कहाँ पे, गुवाहाटी। असम का जो गुवाहाटी है यहाँ पे स्थित है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, पूछा जाता है तो दिल्ली बताएंगे। अगर पूर्वी रेलवे का पूछे कोलकाता बताएंगे। अगर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछे तो गोरखपुर बताएंगे। अगर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय बताया पूछे तो मालीगांव गुवाहाटी बताएंगे। तो इतने कम से कम 4 मुख्यालय के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि पहली ट्रेन, जो भारत की पहली ट्रेन है वो मुंबई से ठाणे के बीच कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था जो ब्लैक ब्यूटी। इसका नाम क्या था, इस जो रेलवे का नाम था वो नाम था ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन का नाम क्या था, अगर ट्रेन का नाम पूछ ले एग्जाम में, क्योंकि पूछा भी गया है, कोई इसमें कहने की बात नहीं है। ट्रेन का नाम पूछे तो ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। और किसके शासनकाल में चली थी, तो भारत में डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है, इसके शासनकाल में चली थी। और कितने किलोमीटर में चली थी, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 34 किलोमीटर चली थी। कितने, 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली सुपर हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन थी, तो भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन के बारे में पूछे तो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन। कौन था, डेक्कन क्वीन। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी मुंबई से लेकर के ठाणे तक, तो सॉरी मुंबई से पुणे तक चली थी। कहाँ पे,
मुंबई से पुणे तक चली थी, कब चली थी? 1930 में। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ी सी अंतर है जो आप लोग को समझना है कि भारत में पहली ट्रेन पूछे कब चली थी, तो मुंबई से ठाणे बीच में 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर की यात्रा थी। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था और डलहौजी के समय में ये चली थी। ठीक, ब्लैक ब्यूटी डलहौजी के समय में। अगर आपसे पूछे कि पहली हाई स्पीड ट्रेन कब थी चली थी, तो का नाम है डेक्कन क्वीन, मुंबई से पुणे के बीच में 1930 में चली थी हाई स्पीड ट्रेन डेक्कन क्वीन। और पहली ट्रेन पूछे तो ब्लैक ब्यूटी। ठीक, हवाई जहाज की ऊंचाई को मापा जाता है। तो देखिए हवाई जहाज की जो ऊंचाई है उसको मापा जाता है अल्टीमीटर से। किससे मापा जाता है? अल्टीमीटर से मापा जाता है। अब इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, कुछ यंत्र और उस किस चीज़ को मापते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा यंत्र से किस चीज़ का मापन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं, तो इसको मापते हैं बैरोमीटर से। किस यंत्र से? बैरोमीटर से। खोज किसने किया था? टेरिसली ने बैरोमीटर का खोज किया था। अगर आपसे पूछे कि तापमान को किस में मापते हैं, तापमान को, तो इसको मापते हैं थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि आर्द्रता किस में मापते हैं, आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता अगर आपसे पूछे किस में मापते हैं, तो इसको मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किस में? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, दूध की शुद्धता ये किस यंत्र से मापते हैं, तो इसको मापते हैं लैक्टोमीटर से। किस मीटर से? लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि हवाई जहाज की ऊंचाई को मापा जाता है तो इसको मापते हैं अल्टीमीटर से। किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वायुमंडलीय दाब किस में मापते हैं, तो ये मापते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। अगर तापमान पूछे थर्मोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। और आर्द्रता एक पूछी जाती है और एक पूछी जाती है आपेक्षिक घनत्व। घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर और आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर। ठीक, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। अगला प्रश्न कि दक्षिण भारत के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन राज्य सबसे आगे है? तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो हमारे धरोहर हैं, वो पूछ रहा है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हैं। तो कर्नाटक में, दक्षिण भारत का पूछेगा तो कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा, अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में पूछे, पूरे भारत में पूछे या फिर उत्तर भारत में पूछे, उत्तर भारत में पूछे सबसे ज़्यादा स्मारक किस में है, कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। अपने सबसे ज़्यादा स्मारक उत्तर प्रदेश में है। देखिए अगर आपसे दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कहाँ सबसे ज़्यादा हैं, तो आप लोग कर्नाटक बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में बताइए सबसे ज़्यादा स्मारक कहाँ पे है, या फिर पूछे कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा स्मारक कहाँ पे है, तो आप लोग कहाँ पे बताएंगे? उत्तर प्रदेश में बताएंगे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगर आपसे पूछे भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। अगर आपसे पूछे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसकी अगर आपसे पूछे स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे भारतीय पुरातात्विक विभाग के, ये भी एग्जाम में पूछा गया अध्यक्ष के बारे में भी कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम इसके क्या थे? हेड थे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रंगे हाथ ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन राज्य सबसे आगे? तो सबसे ज़्यादा राज्य कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा जो स्मारक है दक्षिण भारत में कर्नाटक में है। अगर पूरे भारत में पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा स्मारक कहाँ पे है, तो भी उत्तर प्रदेश में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक, महत्वपूर्ण लगा के लिखेंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय के बारे में पूछे तो ये मनीला में स्थित है। कहाँ पे?
इसे एडीबी बोलते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में है। फिलीपींस गलत हो गया। एनडीबी के बारे में अगर आपसे पूछे कि एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, एनडीबी का हेडक्वार्टर तो ये संघाई में स्थित है। संघाई कहाँ पे है? चीन में, यहाँ पे स्थित है। और भी अभी हमने बताया कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे? सॉरी नाबार्ड का मुख्यालय पूछे तो मुंबई में बताएंगे। जबकि स्थापना 1882 भी हमने बताया। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। 1982 है भाई, अंग्रेजों का शासन नहीं चल रहा है, ये हम लोग के शासन में 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। और सीडीबी का पूछे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सीडबी। सीडबी का पूछे तो इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। लखनऊ में अगर आपसे पूछे स्थापना कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एडीबी, तो इसकी जो मुख्यालय है वो मनीला में है। कहाँ पे है? मुख्यालय मनीला में है। एडीबी का मुख्यालय, एनडीबी का पूछे कहाँ मुख्यालय? संघाई चीन में है। संघाई चीन में मुख्यालय है। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। 1982 में स्थापना हुई थी। सीडबी का पूछे मुख्यालय लखनऊ में है। 1990 में इसकी स्थापना होती है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो देखिए, ऊंट का जो यहाँ पे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परिवहन के लिए यहाँ पे बहुत ही उपयोगी माना जाता है। राजस्थान में ये क्या होता है, जो रेगिस्तान में परिवहन के लिए क्या होता है, परिवहन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हम लोग बालू में चलें या फिर रेत में चलें तो हमारा पैर धंस जाएगा ज़मीन पे, लेकिन जो ऊँट होते हैं उनका जो पैर होता है गद्दीदार होता है, वो धंसता नहीं है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थल का विस्तार जो थार मरुस्थल है कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में एक मेला लगता है। राजस्थान में कौन सा मेला लगता है? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला। तो ये पूछा जाता है क्यों फेमस है? तो ये ऊँटों का व्यापार के लिए लगाया जाता है। ऊँटों का यहाँ पे क्या होता है? व्यापार होता है। जैसे यहाँ पे ऊँट बेचे खरीदे जाते हैं, तो ऊँट व्यापार के लिए ये लगाया जाता है। ऊँटों के बारे में साइंस से क्या प्रश्न पूछा जाता है? देखिए, ऊँट के बारे में क्या आपको ध्यान रखना है कि ऊँट के पीठ पे कुबड़ आप लोग देखे होंगे। कुबड़ में ये लोग किस चीज़ का संग्रह करते हैं? तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो वसा का ये क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। वसा का क्या करते हैं? संग्रह। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे जल का संग्रह होता है, नहीं, यहाँ पे फैट क्या करते हैं, ये बहुत दिन तक खाना ना खाएं तो भी ये जीवित रहेंगे। भारत का रेगिस्तान क्या है? भारत का अगर आपसे पूछे कि रेगिस्तान कहाँ पे है, तो भारत का रेगिस्तान तो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल को कहा जाता है। और थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी ये है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है थार मरुस्थल को। देखिए, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परिवहन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं, होते हैं बहुत ज़्यादा उपयोगी। आप लोग जाएंगे वहाँ पे रेगिस्तान में तो वहाँ पे आपको बस में बैठा के नहीं घुमाएंगे, ऊँटों के ऊपर बैठा के घुमाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान में। ऊँटों का व्यापार के लिए फेमस है। और ऊँट क्या अपने कुबड़ में क्या छुपा के रखते हैं? ऊँट अपने कुबड़ में क्या, ऊँटों के कुबड़ में ये वसा का संग्रह होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो है भारत का रेगिस्तान थार मरुस्थल है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करते हैं तापमान में कितनी वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अभिक्रिया भी बोलते हैं। अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। कह रहा है कि तापमान में कितना वृद्धि करने पे कोई भी अगर अभिक्रिया हो रही हो तो वो दोगुनी हो जाएगी। तो केवल किसी भी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इंक्रीज कर देंगे तो अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? दोगुनी हो जाएगा। ठीक, ये इस प्रश्न का जो भावना है ये कह रहा था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कोई अभिक्रिया होती है, देखिए 3 तरह की। देखिए, ठोस में अगर अभिक्रिया होती है, ठोस की अभिक्रिया, तो ये क्या होती है?
ठोसों में कोई अभिक्रिया होती है तो ये धीरे धीरे होती है। ठोसों में अभिक्रिया होती है धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। अगर आपसे पूछे कि वही अभिक्रिया अगर ठोस में हो रही है, अगर द्रव में होने लगे, यही अभिक्रिया द्रवों की अगर अभिक्रिया होती है तो ये तेजी से होती है, ठीक, तेजी से होती है। अगर वही गैसों में वही अभिक्रिया गैस में होने लगे, गैस में अभिक्रिया जब होती है तो क्या होती है, गैसों में जब अभिक्रिया होती है तो बहुत तेजी से होती है। कैसे होती है, बहुत तेजी से होती है, ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभिक्रिया में अगर आपसे पूछे कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, इसमें अभिक्रिया में ये डाल दिया जाए तो क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उसे उत्प्रेरक। ऐसे तत्व क्या जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ऐसे जैसे देखिए दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो, आप वहाँ पे खड़े हैं, आप झगड़े में शामिल नहीं हो रहे हैं, मतलब झगड़े में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे तो जरूर झगड़े में शामिल हो जाएंगे। आप झगड़े में आप झगड़ा और तेज़ी से करवा दे रहे हैं, आप कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं, किसी का साइड ले रहे हैं और या फिर किसी को चढ़ा दे रहे हैं, झगड़ा और तेज़ी से हो जा रहा है, तो उस आपको ही क्या बोला जाएगा, उत्प्रेरक। तो इसी तरह से आप समझिए कि आपने क्या किया कि अभिक्रिया का दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक। देखिए तापमान में कितनी वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दुगनी हो जाती है। तो अगर आप लोग क्या कर देंगे, 10 डिग्री किसी अभिक्रिया में तापमान को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अभिक्रिया 3 प्रकार की, ठोसों में अभिक्रिया होगा तो धीरे धीरे होगा, वही अभिक्रिया द्रव में होने लगे तो तेजी से होगा, अभिक्रिया अगर गैसों में होने लगे तो बहुत तेजी से गैसों में अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, ये अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पहले गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल नहीं होता। अगर पहला गोलमेज सम्मेलन पूछे या फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछे तो सीना ठोक के बोलिएगा कि इसमें कांग्रेस शामिल नहीं होता, कांग्रेस शामिल नहीं होता। क्यों कांग्रेस शामिल नहीं होता, उसका कारण है। देखिए गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये आयोजन कहाँ पे होता है, तो गोलमेज सम्मेलन जो है ये आयोजन होता है लंदन में। कहाँ पे, लंदन में। और गोलमेज सम्मेलन कितने हुआ, 3 हुआ। कौन कौन से सम्मेलन हुए, देखिए सबसे पहले 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, फिर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 वाले में कांग्रेस भाग नहीं लिया और दूसरे वाले में कांग्रेस क्या हुआ, दूसरे वाले में कांग्रेस क्या किया, इसमें भाग लिया। और तीसरे वाले में पूछे, तीसरे वाले में क्या कांग्रेस गया था, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। और तीनों में अगर आपसे पूछे कौन भाग लिया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि तीनों में अगर आपसे पूछे कौन भाग लिया था तो भीमराव अंबेडकर। ये पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे, ये खास तौर पे पूछा जाता है। तो पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, दूसरा वाला और तीसरा वाला पूछ ले, दूसरा वाला और तीसरा वाला में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। और दूसरा वाला पूछ ले, दूसरा वाला, तो इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, महात्मा गांधी जी गए थे। कौन गए थे, कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी जी नेतृत्व करने गए थे। और यहाँ पे SS राजपूताना जहाज से गए थे। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा जहाज था, SS राजपूताना जहाज। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो ये स्थित किस नदी पे है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। नदी द्वीप का मतलब क्या है कि नदियों पे बनने वाला द्वीप को क्या कहते हैं, नदी द्वीप। ये माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपसे पूछे किस नदी पे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो आप लोग बताएंगे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। बहुत जगह तो यही पूछा जाता है कि इसका जो उद्गम होता है वो मानसरोवर झील के पास से होता है। ये भी गलत नहीं है,
मानसरोवर झील, और प्रॉपर आपको जगह जानना हो तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। मानसरोवर झील पूछ ले तो तिब्बत से इसका उद्गम होता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई के बारे में पूछे तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि इसमें भारत में लंबाई कितनी है, भारत में कितनी लंबाई है, तो 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर क्या करती है, भारत में बहती है। अब कुछ सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, ये पूछा जाता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सुबनश्री अगर आपसे पूछे किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। कामेंग अगर आपसे पूछ ले किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। तीस्ता पूछ ले किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस पूछ ले किसकी सहायक नदी है, मानस। तो ये सभी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, और कहाँ पे, असम में स्थित है। ठीक, और उद्गम कहाँ से होता है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और मानसरोवर झील भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ से इसकी उद्गम होती है। इसकी लंबाई होती है 2900 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सी है, सुबनश्री, लोहित, कामेंग, तीस्ता, मानस। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, इसी तरह से अपने मजबूती से क्लास को लेंगे तो मजबूती से आपका जीएस मजबूत हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।